जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकंदन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं हिस्ट्री के आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपन ने जो पहला टॉपिक कंप्लीट किया वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। आज अपन एक नया इतिहास या नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है राजस्थान में मेवाड़ का इतिहास। देखिए मेवाड़ का इतिहास राजस्थान के अंदर ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम पृष्ठों में गिना जाता है। तो चूंकि आज अपन इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तो अपन आज इसके बारे में देखेंगे कि मेवाड़ क्या है और इस राजवंश का क्या इतिहास रहा है और इन्होंने कौन कौन सी जगह पर शासन किया है। ठीक बात है, उनके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। फिर अपन चर्चा करेंगे कि मेवाड़ वंश के जो शासक थे उनके उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, उनके वंश की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। तो अपन स्टार्ट करते हैं मेवाड़ का इतिहास। अपन किसकी चर्चा करने वाले हैं? मेवाड़ का इतिहास। जब अपन मेवाड़ की बात करते हैं तो ये पता होना जरूरी है अपन को भाई मेवाड़ कहते किसे हैं, कौन सा वो प्रदेश है जिसे राजस्थान में मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, मेवाड़ प्रदेश ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, उनके कहां पर उन्होंने शासन किया है वो पता होना चाहिए। तो मेवाड़ प्रदेश किसे कहते हैं? तो राजस्थान में जैसे चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ के जो क्षेत्र हैं वो राजस्थान में किस नाम से जाने जाते हैं? मेवाड़ प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। अब अपन बात करें यानी राजस्थान में जो मेवाड़ में गुहिल वंश का जो इतिहास है, जब भी अपन चर्चा करेंगे तो अपन देखेंगे कि जो चित्तौड़ है, उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, इन्हीं क्षेत्रों में इनकी शाखाएं भी स्थित थी। तो अपन उसी की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन इसका नाम मेवाड़ कैसे पड़ा। तो इसको देखो, प्राचीन काल में इसके अनेक नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अनेक नाम मिलते हैं। उनमें अपन दो तीन नामों जैसे चर्चा करें तो इसे पहले सिवी कहा जाता था। प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सिवी कहा जाता था। क्योंकि अपन ने गण जातियां पढ़ी है तो गण जातियों में अपन चर्चा करते हैं तो सिवी जनपद के नाम से एक जनपद हुआ करता था मेवाड़ में, जिसकी राजधानी मध्यमिका हुआ करती थी। ठीक है, तो उसके नाम से इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? सिवी कहा जाता था। यानी मेवाड़ में प्राचीन काल में सिवी जनपद हुआ करता था, जिसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका हुआ करती थी, जिसकी राजधानी मध्यमिका। आज इस मध्यमिका या मध्यमिका को किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान नाम क्या है इसका? तो वर्तमान में इसे कहते हैं नगरी। और ये है कहां? चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहां पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जब अपन ने सभ्यताएं पढ़ी थी तो अपन ने लोह काल में नगरी को भी पढ़ा था। उसमें अपन ने देखा था कि नगरी से बहुत सारे शिलालेख भी मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली है, 4 चक्राकूप कुएं मिले हैं। इसके अलावा गुप्तकालीन शिव मंदिर मिला है जिसमें शिव की प्रतिमा प्रतिष्ठित है। और इस स्थल का उत्खनन करने वालों में आरजी भंडारकर और केशोधरानंद हैं। ठीक बात है, तो अपन ने ये चर्चाएं पहले कर रखी है। आज इसमें अपन को महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है
कि मेवाड़ प्रदेश को प्राचीन काल में शिवी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन काल में यहाँ पर शिवी जनपद निवास करता था। यहाँ के बड़ी मात्रा में शिवी जनपद के सिक्के मिले हैं जिन पर शिवी जनपदस्य नाम लिखा हुआ मिला है। यहाँ से आहत सिक्के भी मिले हैं, ध्यान रखिए, जिनकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका को करती थी और वर्तमान में उसे क्या कहते हैं अपन? नगरिया चित्तौड़ कहते हैं। तो मेवाड़ को प्राचीन काल में शिवी कहा जाता था। इसके अलावा इसे प्रागवाट, पहले मेदपाट या अपन कह सकते हैं प्रागवाट। तो ध्यान रखना, मेदपाट क्यों कहा जाता था? मेदवाट या प्रागवाट, ध्यान रखना ये संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी का है, ठीक है। तो मेदपाट, तो मेद या मेर जाति का निवास क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? इसे मेदपाट कहा जाता था। इसी मेदपाट को क्या कहा जाता है? प्रागवाट भी कहा जाता है। तो अपन ने मेवाड़ के 3 नाम पढ़े, शिवी, मेदपाट या प्रागवाट, ठीक बात है। तो ये तो थे मेवाड़ के प्राचीन नाम। मेवाड़ पर किस वंश का शासन रहा? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा तो ये है, तो अपन उसकी चर्चा करते हैं। तो ध्यान रखना, मेवाड़ पर शासन करने वाला वंश कौन सा था? तो उसे कहते हैं अपन गुहिल वंश। क्या कहते हैं? गुहिल वंश। इसे ही गहलोत वंश भी कहा जाता है। गहलोत या गुहिलोत, क्योंकि इसका जो संस्थापक था वो गुहिल गोहदत्त या गोहे नाम से जाना गया था। उसी के नाम पर इस वंश का नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश पड़ा। इसे गहलोत या गुहिलोत भी कहा जाता है ना, कुछ भी ये नाम मिलेगा, गहलोत या गुहिलोत, ये किसे कहा जाता है? मेवाड़ वंश के वंश को कहा जाता है, ठीक बात है। यही वंश आगे जाकर 2 शाखाओं में बट गया, इसमें सिसोदिया शाखा और आपकी राणा शाखा है, ठीक बात है। वो शाखाएं हैं, बल्कि वंश कौन सा है आपका? गुहिल वंश या गहलोत वंश या गुहिलोत वंश, ठीक बात है। फिर अपन चर्चा करते हैं कि जो मेवाड़ है इस वंश का संस्थापक कौन था? तो ध्यान रखना, संस्थापक बोल दो, आदि पुरुष बोल दो या मूल पुरुष बोल दो, बात एक ही है। तो इस वंश का आदि पुरुष, संस्थापक या मूल पुरुष कौन था? तो मैंने अभी बताया, गुहिल या गोहदत्त, ये अपन गोहे भी कहते हैं उसे। इसने 566 ईस्वी में क्या किया? मेवाड़ में इस वंश की स्थापना की। किसने? गुहिल बोल दो या गोहदत्त बोल दो या गोहे बोल दो। तो इसने क्या की? 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना की। देखिए, जो संस्थापक होता है उसी के नाम पर उसका वंश का नाम पड़ जाता है। तो गुहिल के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? वंश का नाम पड़ा, ठीक बात है। लेकिन इस मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो ध्यान रखने की बात है। तो वास्तविक संस्थापक, तो वास्तविक संस्थापक कौन था बेटा जी? तो इसका वास्तविक संस्थापक था बाप्पा रावल। कौन था? बाप्पा रावल। ये मेवाड़ के इतिहास में पहला प्रतापी शासक हुआ है। बाप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ में मौर्य शासक मान मौर्य को पराजित करके क्या किया? चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ पर अधिकार करके क्या बना किया? वहां पर अपने वंश की स्थापना कर दी।
अब अपन चर्चा करते हैं इन शासकों की राजधानियों के बारे में, क्योंकि अक्सर सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मेवाड़ के शासकों की राजधानियां क्या रही है, क्रम बताइए। तो अपन उनकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर अपन उत्पत्ति के सिद्धांत देखेंगे। पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चले। ये तो था मेवाड़ प्रदेश का, अपन ने छोटी मोटी जानकारियां। भाई मेवाड़ प्रदेश किसे कहा जाता है, इसके प्राचीन नाम क्या है, तो यह अवश्य ध्यान रखिए क्योंकि यहां से सीधा क्वेश्चन आता है। फिर अपन ने बात की कि इस वंश का संस्थापक कौन था, तो अपन ने देखा इस वंश का संस्थापक गुहिल या गुह दत्त, या अपन जिसको कहते हैं गुह, इसी के नाम पर इस वंश का नाम गुहिल वंश या गहलोत वंश पड़ा। ठीक है। फिर अपन ने देखा इस वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अपन ने देखा कि इसका वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल है, जिसने 734 ईस्वी में क्या किया, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। अब अपन बात करेंगे कि जो मेवाड़ का जो वंश है गुहिल वंश, गुहिल वंश विश्व में किसी एक प्रदेश पर शासन, एक प्रदेश पर सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला एकमात्र राजवंश है। यानी गुहिल वंश वो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा वंश है जिसने किसी एक प्रदेश पर सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया। यानी पूरे विश्व में किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर शासन करने वाला सबसे लंबे टाइम पीरियड तक वो कौन सा वंश है, गुहिल वंश है। ठीक है। तो सबसे लंबे समय तक किसी एक प्रदेश पर, और वो प्रदेश कौन सा है, मेवाड़। देखो आप ही खुद ही अनुमान लगा लोगे कि इस वंश की स्थापना 566 ईस्वी में हुई और इसने कब तक शासन किया, 1947 तक। तो पर्टिकुलर इतने लंबे पीरियड तक शासन करने वाला गुहिल वंश विश्व का एकमात्र वंश है। ठीक बात है। फिर अपन चर्चा करते हैं जो गुहिल वंश की राजधानियां, गुहिल वंश या अपन कह सकते हैं मेवाड़ की राजधानियों का क्रम। तो ध्यान रखना, मेवाड़ की पहली राजधानी कौन सी बनी थी, नागदा। कौन सी बनी, नागदा। दूसरी राजधानी आहड़। तीसरी राजधानी चित्तौड़गढ़। चौथी राजधानी कुंभलगढ़। पांचवी राजधानी चावंड। और छठी राजधानी कौन सी रही, उदयपुर। हो सकता है कि अब एग्जामिनर ये इस प्रकार का क्वेश्चन कर ले कि मेवाड़ की राजधानियां रही है, क्रम बताइए। तो पहले पहले रही नागदा, फिर आहड़, फिर चित्तौड़, फिर कुंभलगढ़, फिर चावंड, फिर उदयपुर। अब देखो नागदा को राजधानी बनाने वाला कौन था, बप्पा रावल। ठीक बात है। आहड़ को राजधानी बनाने वाला कौन था, अल्लट। वो पहले शासक बता रहा हूं जिन्होंने सबसे पहले इनको राजधानी बनाई। तो बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया, फिर बप्पा रावल के बाद में जो शासक हुए नागदा पर राजधानी बनाकर शासन करते रहे। फिर नागदा से राजधानी को ट्रांसफर करने वाला कौन था, आहड़, तो अल्लट था। अल्लट को ख्यातों में क्या कहा गया है, आलू रावल भी कहा गया है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, आलू रावल किसे कहा जाता है, अल्लट को। चित्तौड़ को किसने राजधानी बनाया, जो जेत्र सिंह ने।
फिर कुंभलगढ़ को तो राणा कुंभा ने, फिर चावंड को महाराणा प्रताप ने, उदयपुर को राजधानी किसने बनाया तो महाराणा उदय सिंह ने। कहने का मतलब ये वो शासक है जिन्होंने अपनी नई राजधानियां बनाई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना ये क्रम भी आपसे मिलान भी करवा सकता है कि आहड़ को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था। तो एक साइड में शासक दे देगा और एक साइड में राजधानी दे देगा, तो बनाने वालों को आपको क्या करना पड़ेगा, मिलान करना पड़ेगा। तो नागदा को बापा रावल ने, आहड़ को अल्लट ने, चित्तौड़ को जेतर सिंह ने, कुंभलगढ़ और कुंभा ने, चावंड को महाराणा प्रताप ने, उदयपुर को महाराणा उदय सिंह ने राजधानी बनाई। ठीक बात है। सीधा एक क्वेश्चन करेगा, पहली राजधानी कौन थी गुहिल वंश की, तो पहली राजधानी प्रथम कौन सी थी आपकी, नागदा थी। ठीक बात है, ये तो हुई राजधानियों की बात। अब अपन बात करते हैं किसकी, मेवाड़ के राज्य चिन्ह की। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन मेवाड़ का राज्य चिन्ह बनाते हैं। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ का झंडे की। मेवाड़ के झंडे के बाद अपन चर्चा करेंगे मेवाड़ के कुल देवता कौन है, आराध्य देवता कौन है, आराध्य देवी कौन है और कुल देवी कौन है। दो तीन और महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर अपन अगली क्लास में चर्चा करेंगे मेवाड़ के शासकों की, यानी मेवाड़ वंश के गुहिल वंश है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों की। ठीक है, तो मेवाड़ का इतिहास में अपन चर्चा करने वाले हैं अगले, मेवाड़ का झंडा कैसा था। तो अगर कभी आप उदयपुर सिटी पैलेस घूमने गए हो तो उसके सिटी पैलेस की एंट्री के ऊपर इस प्रकार का कुछ आपको झंडा मिलेगा। ऊपर ही ऊपर तो सूर्य का निशान दिखाई देगा, बीच में चित्तौड़ लिखा हुआ होगा, यहां पर लिखा हुआ है दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे कृतार। यानी जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। ध्यान रखना ये मेवाड़ का आदर्श वाक्य। ठीक है, एक साइड में भील सेनापति, हाथ में क्या लेकर खड़ा है, भाला लेकर खड़ा है। एक साइड में मेवाड़ का राजपूत शासक वो खड़ा है। और ये क्या कर रखा है, ये एक हाथ में तलवार ले रखा है। ठीक है, तो इसके हाथ में तो क्या है, भाला। और ये है कौन, तो भील सेनापति पुंजा, ये राजपूत
शासक। ठीक है, ये इस प्रकार का मेवाड़ का झंडा है, जिसमें ऊपर ही ऊपर क्या है, सूर्य का चिन्ह है, बीच में चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जो दृढ़ राखे धर्म को तिहिरा के कृतार। ये मेवाड़ का आदर्श वाक्य है, या अपन कह सकते हैं भील वंश का आदर्श वाक्य है। एक साइड में भील सेनापति पूंजा खड़ा है भाला लेकर, एक साइड में राजपूत शासक तलवार लेकर खड़ा है। ये तो क्या था, मेवाड़ का झंडा। क्या है ये, मेवाड़ का झंडा। आपसे पूछ ले मेवाड़ का चिन्ह क्या है, तो वह है भाला। क्या है, भाला। फिर बात आती है, मेवाड़ का आदर्श वाक्य हो गया, फिर बात आती है इनके शासकों या कुल देवी। तो पहले तो मेवाड़ का मैं ऐसे लिख देता हूं, कुल देवता। कुल देवता कौन है, तो है एकलिंगनाथ जी। जब अपन बापा रावल की चर्चा करेंगे तब एकलिंगनाथ जी की अच्छे से चर्चा करेंगे। एकलिंगनाथ जी मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में इसका मंदिर बना हुआ है। कुल देवी, तो कुल देवी कौन है, बाण माता। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ दोनों जगह इसके मंदिर हैं। आराध्य देव, तो गढ़बोर का चार भुजानाथ मंदिर। ये कहाँ है, ये राज संबंध। आराध्य देवी यहां पर कैसे इष्ट देवी, तो वो कौन सी है, बरबड़ा माता। इसके मंदिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ दोनों जगह है। ठीक बात है। तो मेवाड़ वंश का कुल देवता कौन है, एकलिंगनाथ जी। जब अपन बापा रावल की चर्चा करेंगे तो एकलिंगनाथ जी की अपन चर्चा करने वाले हैं अच्छे से। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, कैसे हुआ, कहां पर करवाया गया, किस शैली का है, और ये किस संप्रदाय से संबंधित है, उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अपन यहाँ पर सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि कुल देवता एकलिंगनाथ जी हैं। फिर अपन ये भी देखेंगे कि जो मेवाड़ के शासक है जब भी राजधानी छोड़कर बाहर जाते थे तो पहले एकलिंगनाथ जी से क्या लेते थे, अनुमति लेते थे। ठीक बात है। इसको राजा मानते थे और खुद क्या मानते थे, खुद को दीवान मानते थे। सेम वैसे जयपुर में गोविंद देव जी को राजा माना जाता था और जयपुर के कछवा शासक खुद को क्या मानते थे, दीवान मानते थे। कुल देवी कौन सी है, बाण माता है। आराध्य देवी कौन सी है, गढ़बोर का चार भुजानाथ है आराध्य देवी बरबड़ा माता है। ठीक बात है। फिर अपन बात करते हैं किसकी, एक तो एक वाक्य आएगा आपके, उंदरी गांव। उंदरी गांव ये क्यों प्रसिद्ध है, तो उंदरी गांव के भील, उंदरी गांव का जो भील परिवार का जो शासक या मुखिया होता है वो क्या करता था, मेवाड़ के शासकों का अपने अंगूठे को काटकर रक्त तिलक करता था। ठीक है। जब भी मेवाड़ का शासक, नया शासक राज्य या गद्दी पर बैठता था या उसका राज्याभिषेक होता था तो उस वक्त क्या करता था, उंदरी गांव, ये ईडर में पड़ता है। उंदरी गांव कहां, ईडर, ईडर के उंदरी गांव ईडर का भील राजा अपने अपने अंगूठे को काटकर मेवाड़ शासक का राज तिलक करता था। रक्त तिलक बोल दो या राज तिलक, क्योंकि रक्त से करता था ना, नाखून को काटकर फिर उसके ऊपर उसके तिलक लगाता था। तो ये अवश्य ध्यान रखें, कौन से गांव के भील, तो उंदरी गांव के भील। ठीक बात है। इसके अलावा ये एक और कथन जिसे मैंने बोला कि जब भी एकलिंगनाथ जी, जब भी मेवाड़ के महाराणा राजधानी छोड़ते थे, राजधानी छोड़ने से पूर्व एकलिंगनाथ जी से अनुमति लेते थे। उसी अनुमति को क्या कहा जाता था, आशंका लेना। क्या कहा जाता था,
आशंका लेना। तो आशंका लेना क्या है? एकलिंग नाजी से अनुमति। राजधानी छोड़ने से पूर्व अनुमति, उसे क्या कहा जाता था? आशंका लेना कहा जाता था। ठीक बात है। तो उंदरी गांव, आशंका लेना और हिंदुआ सूरज, चूंकि अपन पढ़ेंगे आगे कि मेवाड़ के जो शासक है गोविल वंश है, उसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों में पढ़ेंगे कि ये मेवाड़ के शासक खुद को हिंदुआ सूरज कहते हैं। और इनके इतिहास लिखने वाले चारण और भाटों ने इनको राम का वंशज बताते हुए रघुकुल तिलक लिखा है और इनको क्या कहा है? हिंदुआ सूरज कहा है। तो ये भी अपन आगे चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर आप ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखें कि जो मेवाड़ का जो झंडा था वो कैसा था। मेवाड़ का चिन्ह भाला है, झंडे में क्या था? ऊपर ऊपर सूर्य था। अब अपन चर्चा करेंगे जब उत्पत्ति के सिद्धांतों में, तब अपन देखेंगे कि सूर्य यानी सूर्यवंशी जो सिद्धांत है उसमें ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ लिखा हुआ है बीच में, नीचे जो इनका आदर्श वाक्य है वो क्या है? जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार। आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा मेवाड़ के शासकों का आदर्श वाक्य है, या वो कर पूछ सकता है ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन करके ऑप्शन में ये दे सकता है लिखकर अलग अलग प्रकार से। तो ध्यान रखना, जो दृढ़ राके धर्म को तिहि राके करतार, ये ऐसे लिखकर ऑप्शन में भी दे सकता है कि कौन से वंश का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भाला इनका चिन्ह है। ठीक है। और इनके कुल देवता एकलिंग नाथ जी, कुल देवी बाण माता, आराध्य देवी गढ़बोर की चार भुजानाथ राज संबंध, आराध्य देवी बरबड़ा माता, जिसके मंदिर उदयपुर चित्तौड़गढ़ दोनों जगह, बाण माता की उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में दोनों जगह हैं। उंदरी गांव भी ये ध्यान रख लेना आपका कि भील राजा अपने अंगूठे से काटकर मेवाड़ के शासक का क्या करता था? राज तिलक, जब भी नया शासक बनता था। आशंका लेना क्या है? तो जब भी राजधानी छोड़ते थे तो एकलिंग नाथ जी जो इनके कुल देवता है, क्योंकि राजा इसको मानते थे, ये खुद को तो दीवान मानते थे, तो एकलिंग नाथ जी से क्या लेते थे? अनुमति लेते थे। भाई राजा जी हम राजधानी छोड़कर बाहर जा रहे हैं तो अपन जा सकते हैं, तो फिर अनुमति लेकर ये हाथ जोड़कर फिर जाते थे। तो इस प्रकार की कुछ प्रथाएं थी इनमें जो काफी प्रचलित थी। तो ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं कि मेवाड़ वंश की जो उत्पत्ति की जो सिद्धांत है, या मेवाड़ वंश में जो शासन करने वाला गोहिल वंश है उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है। और चूंकि अपन इतिहास में जब भी पढ़ते हैं तो राजस्थान में नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी एक सिद्धांत तो आपको अवश्य मिल जाएगा, विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब इन सालों ने लिखने वालों ने कहां से लिखा है कि विदेशी उत्पत्ति है, और अपन वाले पढ़ते भी हैं। अब ये इनके ये आंख के अंधे हैं या दिमाग से पैदल है कि जो भी भारत में वंश रहे हैं वो बाहर से कहां से आएंगे? वो पहले से यहां से एग्जिस्ट करते थे। लेकिन फिर भी जितने भी विदेशी लोगों ने अपने भारत का इतिहास लिखा है उन्होंने सब राजाओं को विदेशी बताया ही बताया है। कुछ ही हो जाए चाहिए है कि हो, लेकिन उन्होंने तो खुद को बताना है ना भाई हमारे से आए हैं। अपन भी उनका इतिहास लिखते हैं और अपन भी उनको यही बता देते हैं कि उनकी उत्पत्ति हमारे से हुई है, लेकिन नहीं, अपने वालों ने जो इतिहास का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो ऐसा ही बनाया है। अपन को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। तर्क इनके पास कुछ नहीं है भाई, क्या तर्क देने हैं? बता तो दिया है लेकिन इनके पास क्या है? सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, एविडेंस मौजूद नहीं है, और बिना एविडेंस के इतिहास को नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी इनको अपन पढ़ते हैं। ठीक है। अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में, अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तब तक रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम, खमा गढ़ी।